लिखना आपको घर जाके, है ना। मेरा काम रहेगा पढ़ाना। चलो स्टार्ट करें। व्यंजन, है ना। अब हम देखेंगे प्रयत्न के आधार पर। दो प्रकार से होता है। पहला होता है श्वास की मात्रा के आधार पर। मतलब किसी व्यंजन का उच्चारण करते समय कितनी हमारे मुख से हवा वायु बाहर निकल रही, कितनी वायु बाहर निकल रही। वायु कम भी निकलेगी, ज्यादा भी निकलेगी। कम निकलेगी मतलब अल्प, ज्यादा मतलब महाप्राण। वायु को प्राण भी बोला जाता है। तो जब कम वायु निकलती है तो हम अल्प प्राण बोलते हैं, ज्यादा वायु निकलती है तो महाप्राण बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद कंपन के आधार पर किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो हम लोग कंपन भी उत्पन्न होगा। कंपन होगा, कंपन को घोष बोला जाता है। क्या बोला जाता है? घोष। तो जब ज्यादा कंपन होगा तो उसको सघोष बोलेंगे, कम कंपन होगा तो अघोष बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम इनको देखते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं। देखो, पहला काम है, प्राण का अर्थ होता है वायु। इसके आधार पर एक होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण कौन सा होता है, महाप्राण कौन सा होता है, उसको हम सीखने के प्रयत्न करते हैं। चलिए, अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा बाहर निकलती है। कैसी हवा बाहर निकलती है? कम हवा, उसे अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है। ऐसे ही जब ज्यादा वायु बाहर निकलेगी तो उसको महाप्राण बोलेंगे। तो आप सबने स्पर्शीय व्यंजन सुना होगा। स्पर्शीय व्यंजन सुना है ना, 25 होते हैं, कल बताया था मैंने। तो इसका चार्ट बना लेते हैं हम लोग, कौन कौन से होते हैं। चलिए, क, च, ट, त, प। ठीक है, ये सब सुना आप लोगों ने। इसी प्रकार क, ख, ग, घ, इंग। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा च, छ, ज, झ और य। ठीक है, ये देखा है आप लोगों ने। इसके बाद ट, ठ, कि ठ आएगा, ठटरे का ठ, यही है। चलो, ट, ठ, ठ, ट, ठ, ड और ढ और ण। ठीक है। इसके बाद त, थ, द, ध और न। प, फ, ब, भ और म। इतनी बात समझ में आ गई थी होगी। ये स्पर्शीय व्यंजन होते हैं। अब हम लोग इनको देख लेते हैं। तो पहला कौन सा देखा हम लोगों ने? अल्प प्राण। कौन सा प्राण? अल्प प्राण। अल्प प्राण याद करने का तरीका, क को लिखोगे तो कैसे लिखोगे? क से लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना। इसको लिखोगे तो के एच लिखोगे, ख को के एच से लिखा जाता है ना। इसी प्रकार जी को कैसे लिखा जाता है? जी। ग को जी से लिखेंगे लिखेंगे ऐसे ही घ को कैसे लिखेंगे हम? जी एच। ठीक है। तो देखो, ये कैसा है? ज्यादा वाला है। ये भी दो वर्ण है। कितने हैं? दो। यहाँ कितना है? कम है। यहाँ भी एक है और यहाँ भी है। तो जो कम है वो क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण। ठीक है। पहला, तीसरा भी अल्प प्राण होता है और पांचवा या पंचमा अक्षर भी अल्प प्राण होता है। यह भी अल्प प्राण होता है। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये हो गए आपके अल्प प्राण महाप्राण से संबंधित जो स्पर्शीय व्यंजन है। अब आपने सुना होगा अंतस्थ व्यंजन, कल बताया था मैंने। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? चार होते हैं। कितने होते हैं? चार। कौन कौन से? य, र, ल और व। यरलव होता है। ये भी आपके अल्प प्राण के अंतर्गत ही रखे जाएंगे। किसके अंतर्गत रखे जाएंगे? अल्प प्राण। इसके बाद इतना हो गया।
है ना, अल्प प्राण, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण हो जाएंगे। आगे बढ़े हम, अब महाप्राण देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये वाली जो लाइन है ये क्या होती है, महाप्राण। पढ़ाऊंगा आगे, लेकिन ये क्या है, दूसरा वर्ण, दूसरा अक्षर, और ये चौथा अक्षर स्पर्शीय व्यंजन के, ये क्या कहलाते हैं, महाप्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, महाप्राण। ठीक है। तो याद करने का तरीका कैसे याद कर सकते हैं, पहला, तीसरा और पंचमा अक्षर तथा अंतस्थ व्यंजन ये हमारे अल्प प्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण। अब यदि हमारे एक और सवाल हो सकता है कि स्वर किसके अंतर्गत रखे जाएंगे, किसके अंतर्गत रखे जाएंगे। तो सभी स्वरों अल्प प्राण होते हैं। कैसे होते हैं, अल्प प्राण। ये कोई भी व्याकरण में नहीं बताया है, ठीक है। किसी व्याकरणकर्ता ने स्वरों को अल्प प्राण में या महाप्राण में पहले नहीं लिखा है। लेकिन जो अभी के विद्वान है वो किस में मानते, स्वरों को अल्प प्राण में मानते। तो कोई पूछे, पेपर में नहीं पूछा जाएगा कि स्वर अल्प प्राण होते हैं या महाप्राण होते हैं। लेकिन कभी आपसे कोई ऐसे फालतू आसपास वाले दिमाग खराब करने के लिए पूछते ना, तो आप उनको स्वर को अल्प प्राण में रखना है, ठीक है। चलो, तो अल्प प्राण से संबंधित कोई समस्या है, नहीं है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। द्विगुण व्यंजन इसमें नहीं मानेंगे, है ना। चलो, और द्विगुण और एक और कौन सा था अपने पास, संयुक्त व्यंजन। चलो, अब महाप्राण क्या हो जाएगा अपने पास, दूसरा बोला था और चौथा था कि नहीं था अभी थोड़ी देर पहले। देखो, दूसरा और चौथा ये क्या कहलाएंगे, महाप्राण कहलाएंगे। सगो उष्मीय व्यंजन ये वाले कौन कौन से, श, और ह, ये भी क्या हो जाएंगे अपने पास, महाप्राण कहलाते हैं। समझ में आया, कौन कौन सा, एक दूसरे के 5 और चौथे वाले 5 और ये 4 हो जाएंगे आपके पास महाप्राण। कोई डाउट नहीं है। चलो तो फिर आगे बढ़े अपन। अब घोषत्व या कंपन के आधार पर, घोष मतलब कंपन, जब ज्यादा कंपन हो और कम कंपन हो, ठीक है, तब तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ज्यादा कंपन हो तो उसको बोलेंगे सघोष ध्वनि। क्या बोलेंगे, सघोष ध्वनि। सघोष के स्थान पर कई कई बार स को हटा दिया जाता है और क्या लिखा रहता है, घो। तो जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे मुख की जो स्वर तंत्रिका है ज्यादा कंपन करती है, तब हम सघोष ध्वनि बोलेंगे। और कम कंपन करती है, या कंपन मतलब क्या है, धधरना, कैसे बोल सकते हैं। आप लोगों ने बिजली का तार देखा, झन, अगर थोड़ा सा भी तार देखते ज्यादा कंपन करता, कम कंपन करता ना, ऐसे हमारी जो बोलने की तंत्रिका है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये बोलने के स्वर तंत्रिका बोलते हैं हम इनको। तो जब ज्यादा कंपन होगा तो सघोष ध्वनि होगी, कम कंपन होगा तो अघोष ध्वनि। अब इनको भी हम देख लेते हैं, ये कौन कौन से होते हैं। तो अघोष ध्वनि देख लेते हैं, कौन सी देखते हैं, अघोष। अभी आप लोगों ने देखा था, सबसे पहले हम अघोष देख रहे हैं, कौन सा देख रहे हैं, अघोष। चलो, आपने स्पर्शीय व्यंजन सुना होगा, क, च, ट, त और प, ठीक है, ये देखा हम लोगों ने। इसके बाद ख, च, छ, ठ, थ और फ, ठीक है। तो ये पहला अक्षर होता है स्पर्शीय व्यंजन का, ये दूसरा अक्षर, देखो पहला दूसरा। और आपके संघर्षी व्यंजन वाले, संघर्षी व्यंजन के 3 होंगे, कौन कौन से, षटकोण का स, स्वरादे का स, षटकोण का स और शक्कर का स, सरादे का स और अरे, शक्कर का स, षटकोण का स और सरादे का स, ठीक है। ये तीनों हो जाएंगे अपने पास। तो देखो 5 5 10 और 3 कितना होता है, 13। तो ये कैसे ध्वनि है, अघोष ध्वनि। कौन सी ध्वनि है, अघोष। इनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो कंपन है वो कम निकलता है, ठीक है, स्वर तंत्रिका में कंपन कम होता है। अब सघोष या घोष ध्वनि,
तो ये कितनी होती है? टोटल 31 होती है। कितनी होती है? 31। देख लेते हैं। तो देखिए, अब पहला और दूसरा तो अघोष में चले गया, बचा कौन होगा? क ख ग। ग से स्टार्ट होगा ना, ग, घ और इंग। इसी प्रकार क, च, छ, ज, झ और ञ, ड, ढ और ण, त, थ, द, ध और न, ब, भ और म। पूरा पहले भी लिख देते हैं, कोई ना दुश्मन थोड़ी अपने, ये भी है ना, अपने ही परिवार के सदस्य। ठीक है, चलो। च, ट, ठ, इसके बाद त, थ, प, फ। ठीक है, चलो। ये आपके सघोष होते हैं। क्या होते हैं? सघोष। कौन कौन से? ये और ये आपके अघोष होते हैं। ये बता चुका हूं। ठीक है, ये दोनों अघोष होते हैं। तो ये टोटल कितने हो गए? 5, 10, 15 हो गए। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने अंतस्थ व्यंजन सुना होगा। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से? य, र, ल और व, ये है। ठीक है, इसके बाद एक आपका संघर्षी व्यंजन का सुना होगा। उसमें संघर्षी व्यंजन, उसमें व्यंजन जो बोलते हैं, हलवाई का ह। कितने हो गए? 15 और 5 कितना हो जाएगा? 20। मैंने संख्या कितनी बताई? 31। तो सभी स्वर सघोष होते हैं। क्या होते हैं? सघोष होते हैं। ये किसने बताया है? तो आपको ध्यान रखना है, जीवी डल ने। किसने बोला? ठीक है, तो टोटल सघोष ध्वनि की संख्या कितनी होती है? 21। कौन कौन सी? तो 5, 10, 15, 4 19 और 1 20 और 11 स्वर होते हैं। तो ये टोटल 31 संख्या हो गई। किसने बताया सभी स्वर सघोष होते हैं? तो जीवी डल जी ने बताया। ठीक है, चलो आगे बढ़े फिर हम लोग। बढ़े आगे, चलो। अब एक बार और आपको इसको थोड़ा सा मैं उच्चारण स्थान के माध्यम से बता देता है ना। देखो, अल्प प्राण महाप्राण देखते। सबसे पहले क्या देख रहे हैं? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प मतलब छोटी क लिखा हुआ है, अल्प हो जाएगा। इसी प्रकार ग लिखते हैं तो अल्प हो जाएगा। ये सारे अल्प प्राण आ रहे कि नहीं आ रहे? इनके साथ मैंने ये भी लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार महाप्राण कौन कौन सा है? तो दूसरा, चौथा और दो ही है। ये तो महाप्राण है, अल्प प्राण थे ना। सघोष ध्वनि कौन सी होती है? तो सघोष ध्वनि तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होता है। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन भी होता है, और एक हलवाई का ह इधर आ जाता है। ठीक है, सभी स्वर भी आ जाते हैं। इतना हो गया। ये आपको एक चार्ट के माध्यम से सिखा रहा था। ये अघोष होते हैं ये दोनों, और ये तीनों सघोष होते हैं। ठीक है, चलिए। और ये वाला जो ह कहाँ छूट गया यार? अपने लिखा है ना। हाँ, देखो, ह महाप्राण में भी आता है ना, ध्यान रखना। महाप्राण में क्यों आता है? क्योंकि ये चारों महाप्राण के अंतर्गत ही आते हैं। और अल्प प्राण में यरलव आता है। ठीक है, ये चार्ट याद कर लेना। याद हो पाए तो ठीक है, नहीं तो आपको मैं सीधा सीधा बता दूं। अल्प प्राण वह जहाँ पर वायु कम बाहर निकलती है। तो ये कौन कौन सा होता है? पहला, तीसरा और पंचमा अक्षर। ठीक है, ये क्या कहलाते? अल्प प्राण। 15 हो गए। ठीक है, इसके बाद सभी स्वर को रख लीजिए। इसके बाद आप देख लीजिए, अंतस्थ व्यंजन 4 हो जाते हैं। हो गए। अब महाप्राण, तो महाप्राण कौन कौन सा? दूसरा, चौथा। संघर्षी व्यंजन पूरे महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। 4 ये हो गए। ठीक है, हो गया। सघोष ध्वनि
तो सगोज ध्वनि कौन कौन सी होती है? तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है। और इसके साथ में आपके कौन कौन से आ जाते हैं? अंतस्थ व्यंजन 4 आ जाते हैं। हलवाई का ह आ जाता है। 20 हो गए ना, 15 और 5 20 हो गए। सभी स्वर टोटल 31 हो जाएंगे। इसके बाद अघोष ध्वनि, तो पहला और दूसरे आपके ये क्या हो जाएंगे? संघर्षी व्यंजन के 3 वर्ण आ जाएंगे। ठीक है। अब आपको एक चीज और रिपीट कर रहा है ना, ये पढ़ा चुका हूं मैं। ये जो क वर्ग किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। च वर्ग किससे बोला जाता है? तालु से। ट वर्ग किससे बोला जाता है? मुर्दा से। और ये किससे बोला जाता है? दंत से। और ये ओष्ठ से। ठीक है। इसी प्रकार आपका ये जो यह है वो किससे बोला जाएगा? तालव्य से। र किससे बोला जाएगा? वतस्य से। और ल किससे बोला जाएगा? ये भी वतस्य से। इसी प्रकार व किससे बोला जाएगा? दंत ओष्ठ से। किससे बोला जाएगा? दंत ओष्ठ से। ये स किससे बोला जाता है? तालव्य से। और ये स किससे बोला जाता है? मूर्धा से। शक्कर का स किससे बोला जाएगा? है दंत से। और ह को काकल्य ध्वनि बताया था कल मैं, बोला था, है ना? तो ये काकल्य से बोला जाता है या कंठ से भी बोला जाता है। ये चार्ट आपने को रिवीजन करवा रहा था। अब कुछ महत्वपूर्ण है जो आपको पेपर में पूछा जाता है। किसके द्वारा ऋषि को स्वर नहीं माना गया? तो आपको बोलना है पंडित भोलाराम तिवारी के द्वारा ऋषि को स्वर नहीं माना जाता है। स्वर को संस्कृत में क्या बोला जाता है? तो अच बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अच। स्वर कैसी ध्वनि होती है? तो मुखर ध्वनि। कैसी होती है? मुखर। व्यंजन की बात करते तो व्यंजन को आपका यहाँ बोला जाता है हल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संस्कृत में क्या बोला जाता है? हल। और कैसी ध्वनि होती है? तो कम मुखर होती है। ठीक है। जीवी डल के अनुसार सभी स्वर कैसे होते हैं? सघोष ध्वनि होती है। शब्दकोश के अनुसार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, आपके पेपर में आ सकता है। शब्दकोश के अनुसार वर्णमाला की शुरुआत कहाँ से होती है? तो आपको अम से शुरुआत होती है। कहाँ से होती है? अम से। ध्यान रखना है ना, अम से लेकर यहाँ तक जाती है। शब्दकोश के अनुसार वर्णमाला की शुरुआत या स्वर की शुरुआत, वर्णमाला की शुरुआत यहाँ। ठीक है। इसी प्रकार शब्द के कोश के अनुसार हम व्यंजन को देखते हैं। किसको देखते हैं? व्यंजन। तो सबसे पहले क आता है, इसके बाद अक्ष आता है। ध्यान रखना, पेपर में कई बार पूछा गया है। क के बाद शब्दकोश के अनुसार कौन आता है? तो अक्ष आता है। कौन आता है? किसके अनुसार? शब्दकोश के अनुसार, डिक्शनरी के अनुसार। इसी प्रकार आपका झ के बाद क्या आता है? य आता है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर है ना, बाकी तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। त के बाद कौन आता है? त्र आता है। ठीक है। और ज के बाद य भी है ना, ये वाला, ये महत्वपूर्ण है। ये तो ऐसे आएगा। ठीक है। और एक और होगा, कहाँ है संयुक्त व्यंजन वाले? हाँ, स्र कहाँ है यार? स्र यहाँ होना था अपने पास। इसके अनुसार आएगा इसके बाद, है ना? इसके बाद स्र आ जाएगा। ठीक है। लिखना भूल गया हूं। तो कभी भी पूछ सकता है अक्ष का स्थान शब्द को उसके अनुसार किसके बाद आएगा? तो क के बाद आए। ठीक है। इसी प्रकार य का शब्द कोश के अनुसार किसके बाद आएगा? तो ज के बाद। या शब्द कोश के अनुसार ज के बाद कौन सा वर्ण आता? तो ज्ञ आता है। ठीक है। जो बन रहा है कि नहीं, मिल के बन रहा है। ऐसे ही त के बाद शब्द के उसके अनुसार कौन आता है? त्र आता है। इसी प्रकार स्र के बाद कौन, स के बाद कौन आता है? स्र आता है। ध्यान रहेगा, याद रखना। ये पेपर शायद 2017 में मेरे एसआई के पेपर में आया था, क वाला। ठीक है। हाँ, क वाला आया था। तो अब हो सकता है ये आ जाए। समझ में आया? चलो, इसी प्रकार देखो, शब्द को उसके अनुसार वर्णमाला का पहला अक्षर कौन है? अम। यहाँ हो रहा ना शुरुआत। इसी प्रकार किस वर्ण से सबसे ज्यादा शब्द बनते हैं? तो सबसे ज्यादा शब्द बनते हैं अ से। प्रश्न आ सकता है ना, किस वर्ण से सबसे ज्यादा शब्द बनते हैं? तो अ से बनते हैं। ऐसे ही सबसे कम किससे बनते हैं? ऋषि से। किससे बनते हैं? सबसे कम, है ना? चलिए, है? चलो, अब कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है जो अपने को जरूरी है। देखो,
ये द्विगुण व्यंजन होते हैं, इनको उक्षिप्त या फेंका हुआ या ताड़नजात बोला जाता है। ठीक है, कल की क्लास में ये सब चीजें पीडीएफ में लिखी हुई होगी आपके पास। इन वर्णों का विदेशी शब्दों में प्रयोग नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है? विदेशी शब्द आपको पढ़ाऊंगा अभी, देशी शब्द, विदेशी शब्द, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये सब शब्द भी पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, यदि देखा जाए तो इसका और इसका विदेशी शब्दों में प्रयोग नहीं होता। विदेशी शब्द जैसे आपने ले लिया रीढ़, ये लिया रीढ़, सुना होगा ना, रीढ़ की हड्डी तकलीफ दे रही, बोलते हैं ना। अब रीढ़ तो विदेशी शब्द है, अब ये कौन सा सही है? हैं? ये वाला सही है कि ये वाला सही है? हैं? ये वाला सही है। ठीक है, रीढ़ है ना, रीढ़ बोलते पन्ना, रीढ़ की हड्डी नहीं, रीढ़ मतलब पन्ना, तो रीढ़ नहीं बोल सकते उसको। ठीक है, इसी प्रकार मैडम कौन सा सही है? ए? ये वाला बिल्कुल ये सही है। ऐसे ही रेडियम, रेडियम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, रेडियम इस टाइप से लिखा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना विदेशी शब्द में इनका प्रयोग नहीं होगा। जैसे अंग्रेजी भाषा का कोई शब्द बना रहे हो आप, ये वाला ड़ या ये वाला ड़ में से कोई भी नहीं आएगा। कौन आएगा? या तो ये वाला लिख सकते हो, मेंढक, ऐसा लिख सकते हो, मेंढक तो हिंदी शब्द है। ऐसे आप देखोगे रेडियम, तो ये वाला नहीं लिख सकते, आपको ड लिखना पड़ेगा। समझ में आई बातें? हाँ, लेकिन अब हमको नॉलेज तो होना चाहिए। चलो बढ़े आगे। ऐसे ही अनुस्वर के बाद इसका प्रयोग, इन द्विगुण व्यंजनों का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, जैसे एक ये तांडव लिखा है और एक ताड़व लिखा है। ठीक है, कौन सा सही है? ए? कौन सा वाला? पीछे वाला। ऐसा तो नहीं कि ये शिव जी का नहीं पार्वती जी का तांडव है? क्योंकि पार्वती जी, शिव जी तो थोड़े भोले हैं ना, पार्वती जी तेज पढ़ेंगे, है ना, तो ऐसा तो नहीं है ना। चलो, तो ये कौन सा सही है? देखो अनुस्वर ये लगा है ऊपर, इसको बोला जाता है अनुस्वर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनुस्वर। अनुस्वर के बाद ना तो इसका प्रयोग कर सकते हैं ना ही इसका, तो कौन सा सही है? ये वाला। ऐसे ही दंड में ये अनुस्वर आ गया, ये वाला सही होगा। पांडव में भी कौन सा सही है? ये वाला। ऐसे ही आपको एक और शब्द दे देता हूँ, मांडव, सुना होगा आप लोगों ने, मांडव सुना, मांडू। ठीक है, तो अब हम लोग कौन सा सही कर, क्या ऐसे लिख सकते इसको माड़व, ऐसे बोल सकते क्या? नहीं बोल सकते। कौन सा सही है? ये वाला। ठीक है, इसी प्रकार आपको दीप्त वर्ण सिखाना है। क्या है? दीप्त वर्ण। दीप्त वर्ण क्या होते हैं? जैसे एक कटा हुआ वर्ण और उसके जैसा ही वही पूरा वर्ण आएगा। ऐसे ही त आता है, तो इनका जो ड़ और ड़ का, इनका दीप्त वर्ण नहीं बनता। कहने का तात्पर्य ये है कि आप बोलो, ये लिखा मैंने, ड लिख दिया, बोला इसका आधा लिखे सर, संभव नहीं है। ना ही इसके नीचे कोई मात्रा आ सकती, ना ही ये वाली मात्रा आ सकती, और ना ही ये वाली मात्रा आ सकती। समझ में आई बातें? ध्यान रखना, तो इनके दीप्त वर्ण नहीं बनते हैं। दीप्त वर्ण, कटे हुए जो वर्ण होते हैं ना, उनको दीप्त वर्ण बोले जाते हैं। दीप्त वर्ण मतलब उस म, उसके बाद म ही आएगा, दूसरा नहीं आएगा, मतलब सेम टू सेम आएगा, तभी उसको हम क्या बोलते हैं? दीप्त वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीप्त वर्ण। तो इन इन दोनों का दीप्त वर्ण नहीं बना सकते। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि इनका आधा लिख ही नहीं सकते, तो बनेगा कहां से, है ना। चलो, अब आपको दीप्त वर्ण को क्या बोला जाता है? युग्मक वर्ण भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? युग्मक। जैसे ज लिख दिया, त त प प, ये क्या कहलाएंगे? दीप्त वर्ण कहलाएंगे। समान है ना, एक कटावा आएगा, उसके बाद पूरा वो लिखा हुआ। अब सभी दीप्त वर्ण बलाघात होते हैं। क्या होते हैं? बलाघात। लेकिन सभी बलाघात दीप्त वर्ण नहीं होते। इसका क्या मतलब होगा? तो बलाघात आपको सिखाता हूँ। ठीक है, दीप्त वर्ण क्या होते हैं? बलाघात हो सकते हैं, लेकिन सारे बलाघात दीप्त वर्ण नहीं हो सकते हैं। देखो बलाघात आपको सिखा रहा हूँ। पंडित भोलाराम तिवारी के अनुसार दीप्त वर्ण कितने होते हैं? 4, लेकिन व्यापम मानता है 3। किसको नहीं मानता? तो ध्वनि को नहीं मानता है। किसको नहीं मानता है? ध्वनि को नहीं मानता। जब हम
ये क्या होता है देखो, बलाघात मतलब जोर देना, क्या करना है, जोर देना। जैसे किसी वर्ण पे मैं जब ज्यादा जोर दूंगा, क, ऐसा बोल रहा हूं क, जैसे ये लिखा मैंने क, इसके बाद इसको बोल रहा हूँ पूरा ह भी लिखा रहा हूँ, तो ज्यादा जोर दे रहा कि नहीं दे रहा। तो जब किसी वर्ण पे ज्यादा, ये पढ़ाऊंगा आपको अभी, इसके बाद पूरा लिखवाऊंगा ना बलाघात क्या होता है, अभी सिखाने के लिए आपको। तो किसी वर्ण पे जब ज्यादा जोर दिया जाता है तो वर्ण बलाघात होता है। क्या होता है, वर्ण बलाघात। ऐसे ही किसी शब्द पर हम ज्यादा जोर देते हैं, जैसे हाँ अतः बोल दिया हम लोगों ने, और क्या बोल सकते हैं हम लोग, दिल्ली, दिल्ली बोला, दीप्त वर्ण आ गया। तो जितने भी शब्द होते हैं वो दीप्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, केवल और केवल हम शब्द, जो शब्द होते हैं शब्द बलाघात में ही दीप्त वर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। किस शब्द बलाघात में, बाकी दीप्त वर्ण नहीं आएगा और में नहीं आएगा, सिखाऊंगा अभी आप। तो क्या बोलते हैं, जब किसी वर्ण पे हम ज्यादा जोर देते हैं तो वर्ण बलाघात, जब किसी शब्द पे ज्यादा जोर देते हैं तो शब्द बलाघात, जब किसी वाक्य पे, जैसे कल तुम्हें आना ही है, अब आपके पिताजी या माता जी घर बुलाते हैं, पिताजी माता जी की तो कोई सुनता कम होगा, है ना। तो हम लोग पिताजी बोल देते कल तुम्हें घर आना है, तो वाक्य बलाघात होगा कि नहीं होगा मतलब वाक्य में जोर पड़ गया है, कल घर आना मतलब आना। तो ये कहने का तात्पर्य ये है, जब हम किसी वर्ण पे ज्यादा जोर देते तो वर्ण बलाघात होता है, किसी शब्द पे ज्यादा जोर देते तो शब्द बलाघात, और किसी वाक्य पे ज्यादा जोर देते तो वाक्य बलाघात होता है। कोई डाउट, चलो ठीक है। तो पंडित भोलाराम तिवारी के अनुसार कितने होते हैं हमारे पास, 4 होते हैं, लेकिन व्यापम कितना मानता है, व्यापम 3 मानता। कौन कौन सा, ये तीनों, ठीक है। चलो, व्यापम के अनुसार 3 ही बलाघात होते हैं। अब आपको एक और चीज सिखा देता हूं, संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण और दीप्त वर्ण क्या होते हैं, दीप्त वर्ण बताना मुझे जरा, अभी बताया था ना, म, प, तो और क्या हो सकता है, कोई हो सकता है, सेम टू सेम क्या आ सकता है, हुँ? हाँ जो उज्जीवन बोल सकते हैं ना, ठीक है। दीप्त वर्ण में समान वर्ण होंगे, है ना, एक कटा हुआ होगा और उसके बाद उसके समान पूरा होगा। लेकिन जो संयुक्त वर्ण है, देखो क के बाद यह लिखा हुआ कि नहीं है, ऐसे ही देख लोगे, न के बाद यह लिखा है, ध के बाद वह लिखा है, अलग अलग वर्ण, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, संयुक्त वर्ण। प्रश्न ऐसा आएगा, निम्न में से कौन सा संयुक्त वर्ण है, निम्न में से कौन सा संयुक्त वर्ण दे, अपने पास क्या दे दिया, ज दे दिया, ज है ना, ये वाला ज, ठीक है, त दे देगा, इसके बाद प दे देगा, है ना। अब कौन सा लगाना अपने को, संयुक्त वर्ण यही होगा, है ना। या फिर क्या दे सकता है, ये 3 दे देगा और इनमें से कोई एक दे देगा और पूछेगा दीप्त वर्ण कौन सा है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो ध्यान रखना है दीप्त वर्ण क्या होता है और संयुक्त वर्ण क्या होता है। वर्णमाला लगभग समाप्त हो गई, कुछ फैक्ट बचे हुए वो कल बता दूंगा। इसके बाद आपके क्या शुरू हो जाएगा, संधि स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। कल वर्ण कैसे बनते हैं सारी चीजें मैं विस्तार से बताऊंगा, कि क बनता है, क कैसे बनता है, स बनता तो स कैसे बनता है, एक एक चीज आपको, जैसे य बनता है, य कैसे बनता है, ई प्लस अ से बनता है, अ से इया, ठीक है, ऐसे बनता है। तो सारे वर्णों का निर्माण कैसे होता है कल वो पढ़ाएंगे। इसके बाद हम लोग सोमवार से संधि स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो कोई भी एब्सेंट मत होना, नहीं तो नुकसान होगा। धन्यवाद, आप सब जा सकते हैं।